हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडिया के फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज यूट्यूब चैनल में। इस सीरीज में हम कवर करेंगे बेस्ट क्वालिटी बीफार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। आप सारे सब्जेक्ट्स और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो और साथ ही साथ सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, दैट इज सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिनन। ये क्या करता है, अगर सोचा जाए इस फिनोमिनन का क्या वर्क है हमारे फार्मास्यूटिकल साइंस में। देखो, हर चीज़ जो है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की, हमें एट द एंड पढ़ना क्या है, हमें अपनी फॉर्मुलेशन बनानी है। ठीक है, हम फार्मेसी में क्या क्यों है, इसी वजह से तो है। फार्मास्यूटिकल लाइक साइंसेस में अगर देखोगे आप, अगर ये चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ना बेसिक है आपका, बेसिक या आप ये बोलो कॉन्सेप्चुअल है, तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्या होगा, आपकी फॉर्मुलेशन अच्छी हो पाएगी, आपकी एफिकेसी बढ़ पाएगी फॉर्मुलेशन की, डोजेज फॉर्म इफेक्टिवनेस या एक तरीके से बेटर वे में वर्क कर पाएगी। तो इस तरीके से सोचना चाहिए, या इस तरीके से आप इसको पढ़ो। ऐसा नहीं है कि हमें एग्जाम देना है तो पढ़ना, नहीं, किस एग्जैक्टली वर्क क्यों करता है, किस तरीके से हेल्प आउट करेगा फॉर्मुलेशन में। और बहुत सारे हमारे लॉ हैं, कुछ रूल्स हैं, या कुछ क्यों है वो चीज़, उस तरीके से देखो। अगर आप देखोगे फेजेस हैं, हमने स्टेट्स पढ़ी थी अभी लास्ट क्लास में, हमने यूनिट कवर की थी सेकंड यूनिट में, तो स्टेट ऑफ मैटर और ये फेजेस ऑफ मैटर हमने पढ़ा था। अगर जिसने नहीं पढ़ा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करो firsthope.co.in पर, वहाँ से आपको सब्जेक्ट वाइज सेमेस्टर वाइज सब चीज़ें अवेलेबल हैं। ओके राइट, तो उस फिनोमिनन में ये था कि डिफरेंट फेजेस के बीच में किस तरीके से इंट्रैक्शन होता है, किस क्या क्या बाउंड्रीज आ जाती हैं, ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए एक तरीके से। कि यार ऐसा तो है नहीं कि फॉर्मुलेशन में आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, वहाँ सॉलिड फेज भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, तो वो चीज़ देखना पड़ता है। साथ ही साथ ये इंट्रैक्शन हमें इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि कल के दिन अगर ड्रग डिलीवरी सिस्टम हम बनाएंगे या ड्रग को डिलीवर करेंगे, तो उसका एक थेरेप्यूटिक आउटकम आना चाहिए। ऐसा तो कोई है नहीं कि भाई फालतू में हम बनाए जा रहे हैं, उसका कोई यूज ही नहीं है, नहीं, हमें उसका थेरेप्यूटिक आउटकम निकालना ही पड़ेगा, वरना तो वो यूजलेस है ना, क्या फायदा उसका। अब कुछ की पॉइंट्स हैं और कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जो हमारे थोड़े से एक माइंड में रहना चाहिए। अब लिक्विड इंटरफेसेस होता है जो इमिसिबल लिक्विड के बीच में ही होता है। अपने इमिसिबल में ऑयल एंड वाटर को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इमिसिबल लिक्विड में ऑयल एंड वाटर है, जो एक तरीके से आपके इमल्शन और सस्पेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है। चलो, ऑयल एंड वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, इमिसिबल लिक्विड की बात कर रहे हैं, जो एक दूसरे में नहीं मिलते। एक ये हो गया लिक्विड इंटरफेस। सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन में ये होता है, जो सरफेस टेंशन है उसका फोर्स मिनिमाइजिंग लाइक लिक्विड के सरफेस एरिया पे रहता है, फोर्स मिनिमाइजिंग लिक्विड सरफेस एरिया। फिर इंटरफेशियल टेंशन, वो दो इमिसिबल जो फोर्स रहेगा वो दो इमिसिबल फेजेस के बीच में रहेगा, जिसकी वजह से इमल्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है, फोम की स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है। आपको क्या लग रहा है मार्केट में जो सस्पेंशन और लाइक इमल्शन आ रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं, उनकी स्टेबिलिटी ऐसी है? नहीं, ऐसे नहीं है। उसमें क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरफेशियल टेंशन वो एक सिंगल चीज को पढ़ते हैं। अगर आप उसकी बेसिक या नींव को नहीं जानोगे तो आप नहीं वर्क कर सकते। आपको पता ही नहीं है इंटरफेशियल टेंशन क्या है, तो आप क्या करोगे बताओ? आपको ये भी नहीं पता इमिसिबल फेजेस क्या होती हैं, उनमें टेंशन है, टेंशन मतलब क्या, फोर्स लग रहा है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए ना। उससे क्या होता है, जितना आपको पता होगा, आपको पता इससे ये होगा कि आपका इमल्शन जो है वो बेटर क्वालिटी का बन पाएगा, आप अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है, समझ गए। सरफेस फ्री एनर्जी की बात करें तो इसमें सरफेस पे जो एनर्जी नीडेड है या एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज सरफेस एरिया, हमें सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। वेटिंग अफेक्ट होता है, स्टेबिलिटी होता है, आपकी जो कोटिंग कर रहे हो या फिल्म कर रहे हो किसी टैबलेट को, टैब को आपने चलो
कोट किया, उसकी प्रॉपर एक वेटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से ज़्यादा गीला हो जा रहा है, कहीं से कम गीला है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी डोजेज फॉर्म ख़राब हो जाएगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी उसकी कि लंबे समय तक वो चल ही नहीं पा रहा है। तो सरफेस फ्री एनर्जी देखना पड़ता है, टेंशन मेजर करना है। कुछ मेथड्स हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, ये सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं, एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे, हम भी आगे कवर करने वाले हैं इसको, बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट है। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट है, जिसकी एबिलिटी ये होती है वन लिक्विड को दूसरे लिक्विड पे स्प्रेड करना, ठीक है। इन्फ्लुएंस द एबिलिटी, ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें अफेक्ट होंगी, कुछ चीज़ें इन्फ्लुएंस होंगी, किसी चीज़ का इम्पैक्ट किसी और चीज़ पर आएगा। जैसे इसमें स्प्रेडिंग कोफिशिएंट अगर हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, तो क्या होगा कि आपके जो ऑइंटमेंट की स्प्रेडेबिलिटी है, अब आप हाथ पे ऑइंटमेंट लगाते हो या कुछ भी जब चोट लगती है तब ऑइंटमेंट लगाते हो, तो क्या होगा अगर वो स्प्रेडिंग, उसकी स्प्रेडिंग कोफिशिएंट आप सोचो स्प्रेडिंग है ही नहीं, वो इतने अच्छे से नहीं स्प्रेड हो पा रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, वो एक जगह रखा रह जाएगा जहाँ पे आपको उसको मलना है, जो स्प्रेड आउट करना है वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से ऑइंटमेंट की स्प्रेडेबिलिटी पर अफेक्ट देखने को मिल सकता है या इम्पैक्ट पड़ता है अगर हमें नहीं सही से पता। एड्जॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेसेस, आपके मॉलिक्यूल्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, एक्यूमुलेशन की वजह से ही एक तरीके से आप देखोगे इमल्शन जो है हमारा स्टेबलाइज रहता है। हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जिसकी वजह से हमारी ड्रग की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, साथ ही साथ किसी चीज़ की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, करेक्ट। अब सर्फेक्टेंट्स, सर्फेक्टेंट्स तो यार देखो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में याद रख लेना कि सर्फेक्टेंट्स, और कभी कभी क्या होता है आपके 2 मार्क्स के अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें ये होता है, ऐसे पूछ लेंगे आपसे स्प्रेडिंग कोफिशिएंट या डिटर्जेंसी या सॉल्युबलाइजेशन। तो ये नोट्स इतने स्पेसिफिक हम लोगों ने डिज़ाइन करे हैं कि आपको ये चीज़ डायरेक्टली मिल पाए, आपको ढूंढना ना पड़े इधर उधर, ठीक है। यहीं पर है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में है, जो भी मतलब जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चंस, वहाँ पे आपको ये रखे हुए मिल जाएंगे, एटलीस्ट आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार नोट से पढ़ा था, वहीं लिखा हुआ था, ठीक है। अब सर्फेक्टेंट्स हैं, इससे टेंशन कम होती है, स्टेबलाइज हो जाता है इमल्शन, और स्पेशली बहुत ज़रूरी है कुछ फॉर्मुलेशन जिनमें सॉल्युबलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हाइड्रोफाइल लिपोफाइल बैलेंस स्केल, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, इसके बारे में HLB स्केल। अब इससे क्या होता है आपकी सर्फेक्टेंट की सूटेबिलिटी कितनी है और वाटर इन ऑयल में और ऑयल इन वाटर इमल्शन में, तो उसका पता चलता है। सॉल्युबलाइजेशन में जो इनकॉर्पोरेट रहता है कि आपका जो सॉल्युबल सब्सटेंस है सॉल्यूशन में, वहाँ पे आपके पुअरली सॉल्युबल है, वो ज़्यादा नहीं सॉल्युबल हो पाते हैं सॉल्यूशन में, तो वहाँ हम सर्फेक्टेंट यूज़ करके ड्रग की अवेलेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं, उसको सॉल्युबलाइज भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सॉल्युबलाइजेशन है। डिटर्जेंसी है, सर्फेक्टेंट रिमूव करता है अनवांटेड सब्सटेंस को सरफेस से, जब उसे लगता है ये सरफेस पर नीडेड नहीं है तो वो उसको रिमूव आउट कर देता है। डिटर्जेंसी घर में, और नॉर्मली सबको पता है डिटर्जेंसी व्हाट इट इज़। फिर रेलेवेंट है इक्विपमेंट्स में, स्किन की क्लीनिंग में ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अरे ये कपड़े धोने वाला नहीं है, मतलब एक तरीके से समझो एक सर्फेक्टेंट है, करेक्ट। अब एड्जॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेसेस, मॉलिक्यूल सॉलिड पर एक्यूमुलेट होते हैं, जिससे क्या होता है बाद में हमारा थोड़ा सा ड्रग की स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है, इंट्रैक्शन पैकेजिंग के साथ इंट्रैक्शन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो ये सारे की कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे माइंड में एज इन रहने चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा कर भी रहे हो तो एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं हम ये सब। अब इम्पॉर्टेंस क्या है फार्मास्यूटिकल साइंसेज में, अगर आपको कोई भी ड्रग है या आप सोचो कोई भी डोजेज फॉर्म बनानी है, वो डोजेज फॉर्म आपकी इमल्शन भी हो सकती है, आपकी सस्पेंशन भी हो सकता है, आपका ऑइंटमेंट भी हो सकता है। तो आपको क्या प्रोवाइड करना है, आपकी सबसे पहली चीज़ तो इमल्शन स्टेबल रहना चाहिए। स्टेबल नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा, ख़राब है। फिर इसकी इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए कि जब ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम में एंटर करे तो इफ़ेक्टिव रहे। फिर इंट्रैक्शन भी थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो हमें इसलिए पढ़नी चाहिए जिससे हमारी जो ड्रग का रिलीज़ है वो ऑप्टिमाइज़ हो सके, इम्प्रूव हो सके बायो अवेलेबिलिटी, और थेराप्यूटिक एफिकेसी इंश्योर कर सके कि जो डिज़ाइन हुआ है एटलीस्ट वो थेराप्यूटिक इफेक्ट दे रहा है या नहीं। ओके करेक्ट, ये की पॉइंट्स हमें या की कॉन्सेप्ट इसलिए याद करने होते हैं, ठीक है। अब लिक्विड इंटरफेस पर आते हैं। लिक्विड इंटरफेस हमने एक चीज़ देखी थी कि एक बाउंड्री होती है 2 इमिसिबल लिक्विड फेजेस के बीच में।
ठीक है। लिक्विड इंटरफेस एक आपके टू इमिसिबल लिक्विड है, कोई भी टू इमिसिबल लिक्विड है उसके बीच में एक बाउंड्री आ जाती है। अगर आप कोई भी फेज ले लो, लिक्विड फेज ले लो या गैस फेज ले लो, सॉलिड फेज ले लो, तो वहाँ पे आपको एक बाउंड्री ज़रूर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस बाउंड्री के बेसिस पर कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाती हैं जब हम बल्क फेज में जाते हैं, क्योंकि एक तरीके से वहाँ उनका जो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन हो रहा है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि इंटरफेस अलग है ना। इंटरफेस या तो देखो लिक्विड गैस का इंटरफेस हो जाए, लिक्विड लिक्विड का इंटरफेस हो जाए, लिक्विड सॉलिड, तो पता है यहाँ होने के बाद भी एटलीस्ट उनके बीच में एक बाउंड्री रहेगी। आप कभी लिक्विड सॉलिड इंटरफेस को भी देखोगे ना, वहाँ आपको बाउंड्री देखने को मिलेगी, ठीक है। अब जैसे लिक्विड गैस इंटरफेस है जिसमें हमारा सरफेस होता है वाटर और वाटर से एक्सपोज रहेगा एयर, ठीक है। ये तो लिक्विड, ये तो नॉर्मल है। आप खुद इमेजिन करो कि दो इमिसिबल लिक्विड हैं, आपका ऑयल एंड वाटर है, कभी मिक्स होते हैं? नहीं होते वो मिक्स, तो आपको उनके बीच में इवेंचुअली क्या होगा कि आपको बाउंड्री देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये लिक्विड लिक्विड इंटरफेस में आ जाएगा। लिक्विड सॉलिड जैसे आपका वाटर ऑन ग्लास है, ग्लास और वाटर मिक्स हो जाता है? नहीं होता, तो रहेगा ना उसके बीच में एक तरीके से बाउंड्री रहेगी। एक सॉलिड सरफेस से कांटेक्ट में आ रहा है अगर लिक्विड, तो एक तरीके से वहाँ पे लिक्विड इंटरफेस फॉर्म होगा ही होगा। इंपॉर्टेंस क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ डोजेज फॉर्म। बहुत ज़रूरी है कि आपका इमल्शन और सस्पेंशन स्टेबलाइज हो, ड्रग एब्जॉर्प्शन हो सके एक प्रॉपर, एक सरफेस फिनोमिनन कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि अगर वेटिंग करनी है, स्प्रेडिंग, एडिशन प्रॉपर्टीज, ये सब चीज़ें पढ़नी है ना हमें, तो हमें ये सरफेस फिनोमिना पता होना चाहिए, वरना तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। कोटिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, वेटिंग नहीं हो पाएगी टैब का या आपकी किसी भी चीज़ का, तो वो चीज़ देखनी पड़ती है। अब आते हैं हम सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन पे। सरफेस टेंशन किसे कहते हैं? सरफेस टेंशन हमारा एक फोर्स है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पे लगता है। अगर आप ऐसे देखो कि हमारा जो एग्जिस्टिंग इंटरफेस है या जो पहले से ही है इंटरफेस लिक्विड और गैस के बीच में, तो कितना फोर्स लग रहा है उस पर यूनिट लेंथ पर, वो चीज़ हमें पढ़ना होता है, जिसकी वजह से एक तरीके से इम्बैलेंस भी आता है। आपका ना ऊपर नीचे हो जाएगा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, जो भी हमारा लिक्विड का सरफेस है, सरफेस लेयर पे ही ऊपर नीचे होगा, वही चीज़ देखने को मिलेगा, तो वही हमारा सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ है जो एग्जिस्ट करता है या जो होता है इंटरफेस पे। इंटरफेस कहाँ होगा? आपके किसी फेजेस के बीच में, जैसे लिक्विड गैस के फेज में और यूजुअली एयर जो होता है, तो वहाँ पे एक इम्बैलेंस आ जाता है, थोड़ा सा अप एंड डाउन आएगा आपके इंटरमोलिक्यूलर फेज में जो हमारा सरफेस है लिक्विड का, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस एक्सपीरियंस एट द सरफेस एक्सपीरियंस अ नेट इनवर्ड फोर्स, ये तो नॉर्मल सा है। अगर जैसे कोई सरफेस टेंशन है या फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनवर्ड फोर्स में जाते हैं, ठीक है। नेट इनवर्ड फोर्स लगता है, जिसकी वजह से एक आप समझो कि मिनिमाइज सरफेस एरिया देखने को मिलता है। अब यूनिट्स क्या है, किस यूनिट में सरफेस टेंशन देखा जाता है? डाइन्स पर सेंटीमीटर और न्यूटन्स पर मीटर, ये हमें ध्यान रखना है। सेंटीमीटर है तो डाइन्स लगेगा, मीटर है तो न्यूटन्स लगेगा। इसकी इक्वेशन है ये हमारी, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सरफेस अपॉन लेंथ, ये हमारी लेंथ है जो फोर्स पर एक्ट ऑन करने वाली है। इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है? ये फोर्स है जो एग्जिस्ट करेगी हमारे इंटरफेस पे, सेम वही है ऑलमोस्ट, बट इसमें क्या होता है, दो इमिसिबल लिक्विड है या फिर आपका लिक्विड और सॉलिड है। वहां पे क्या था, हमारा गैस था, ठीक है। इंटरफेशियल टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ एग्जिस्टिंग एट द इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड और बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड, ठीक है। समझ गए? यहाँ क्या हुआ, हमारा इंटरफेशियल जो फोर्स लगने वाला है वो दो लिक्विड के बीच में है, एक या लिक्विड और सॉलिड के बीच में है। वहाँ हमारा दूसरा था, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगी तो वो पता चलेगा। अब जैसे सिमिलर कॉन्सेप्ट है वही, बट इसमें जो फेजेस हैं वो दो लिक्विड फेजेस हैं या आपके लिक्विड सॉलिड है, वहाँ पे गैस या एयर फेज आपको देखने को मिला था। इसकी वजह से फॉर्मुलेशन स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंस होती है थोड़ा सा इमल्शन की। कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन पे अफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला जो है वो टेम्परेचर है, फिर सर्फेक्टेंट का प्रेजेंस है, इम्प्योरिटीज़ है। अब टेम्परेचर से क्या होता है, डिक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग
टेम्परेचर। ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें याद हैं जो याद हमें मतलब अपने माइंड में मेमोराइज करके लॉक करके रखना चाहिए कि जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, साथ ही साथ वहाँ पे सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन आपको डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, डिक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। डिक्रीज होगा जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा। प्रेजेंस ऑफ सरफेक्टेंट, आपको पता है कि सरफेक्टेंट लो कर देगा सरफेस और टेंशन को बाय एक्यूमुलेटिंग एट द इंटरफेस। जो उनकी बाउंड्रीज है ना इंटरफेस की, वहाँ पे एक्यूमुलेट होके उसका सरफेस एरिया कम करने लगता है। इम्प्योरिटीज हैं, देखो इम्प्योरिटीज ईदर इंक्रीज और डिक्रीज, कुछ भी कर सकता है, डिपेंड करता है इम्प्योरिटी के नेचर पे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इम्प्योरिटी हमेशा इंक्रीज ही करेगा टेंशन को, या इम्प्योरिटीज डिक्रीज ही करता है टेम्परेचर को, नॉट टेम्परेचर, सॉरी टेंशन को। टेम्परेचर याद आ रहा है, ऊपर से टेंशन है। हाँ, टेंशन को थोड़ा सा अप एंड डाउन करेगा, वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे। आप इसको कब अप्लाई कर सकते हो या कब इसकी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलती है, जैसे आपकी इमल्शन की स्टेबिलिटी है, डोजेज फॉर्म डेवलपमेंट है, क्यूसी है, तो ये सारे जगह हैं जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, इसलिए हमने पढ़ा है। अगर आपके माइंड में ये भी आया एक बार कि यार हम इनको पढ़ ही क्यों रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे ही पढ़ते हैं बट स्टिल कहीं ना कहीं वो यूज़ आ ही जाती हैं, तो इस तरीके से ये हमारी फॉर्मुलेशन में, इमर्शन, सस्पेंशन, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। अब सरफेस फ्री एनर्जी है। सरफेस फ्री एनर्जी हमारी एक्सेस एनर्जी रहती है सरफेस पे, या आप बोलो कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में एनर्जी है सरफेस पर किसी भी मटेरियल पर। अगर आप उसको कंपेयर करोगे ना बल्क पे, तो उसके कंपैरिजन में एक मटेरियल के सरफेस पर ज़्यादा एनर्जी होती है। उससे आप क्वांटिफाई कर सकते हो कि कितना ज़्यादा आपको वर्क की रिक्वायरमेंट है कि एक यूनिट एरिया ऑफ सरफेस क्रिएट कर सको। आप खुद सोचो, आपके पास बल्क में कुछ है, ठीक है, बल्क में जो आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी और आपके एक मटेरियल में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो डिफरेंट होगी, और इसकी वजह से क्या होता है, हम क्वांटिफाई कर सकते हैं कि हमें यहाँ कितना वर्क रिक्वायरमेंट है और हमें इस पे कितना वर्क चाहिए, और जिससे इतना वर्क करेंगे कि हमारा यूनिट एरिया ऑफ सरफेस क्रिएट हो सके। अब न्यूमेरिकली अगर इसको देखा जाए तो ये इक्वल रहता है सरफेस टेंशन इन लिक्विड। जो हमारी सरफेस फ्री एनर्जी है ना, वो इक्वल रहती है सरफेस टेंशन के लिक्विड में। अब कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट में हमारा थर्मोडायनेमिक है। थर्मोडायनेमिक्स आई गेस सबने सुना होगा, आई एम नॉट सेइंग कि आपने पढ़ा होगा, बट सुना होगा थर्मोडायनेमिक। ये हमारी सरफेस फ्री एनर्जी है जो किसी, या आती कहाँ से है, सबसे पहली चीज़ ये आती है आपके मॉलिक्यूल के सरफेस से, जो कंप्लीटली आप बोल सकते हो पूरी तरीके से दूसरे मॉलिक्यूल से सराउंडेड नहीं होता। ऐसा समझो, आपको एक तरीके से समझ आए कि अगर होना है तो वहाँ पे हाई एनर्जी स्टेट्स होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, एक एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अब देखो, सरफेस फ्री एनर्जी तभी होता है जब आपका कोई मॉलिक्यूल का सरफेस पूरी तरीके से दूसरे मॉलिक्यूल से नहीं कवर है, नहीं सराउंडेड है। हम इंटरफेस की बात कर रहे थे ना, तो इंटरफेस में ऐसा तो होता नहीं कि पूरी तरीके से वो दूसरे को कवर कर लेता है, दूसरे मॉलिक्यूल को अब नहीं करता। तो उससे क्या होता है, हमारी सरफेस फ्री एनर्जी आती है, सरफेस की फ्री एनर्जी ऐसे मान के चलो। फिर उसके बाद इससे क्या होता है, हाई एनर्जी स्टेट होता है। अब हाई एनर्जी स्टेट बनता है तो यही हमारा नॉर्मली थर्मोडायनेमिक है। अब मिनिमाइजेशन में होता है कि जो आपका सिस्टम है वो आपकी जो सरफेस फ्री एनर्जी है उसको धीरे धीरे मिनिमाइज करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, ड्रॉपलेट फॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक और मिनिमाइजेशन का। अब इम्पॉर्टेंस, अब जब आपको वेटिंग और स्प्रेडिंग देखना है तो वो देखने के लिए आपको सरफेस फ्री एनर्जी देखनी पड़ेगी। पार्टिकल एग्रीगेशन करना है तो उसके लिए भी आपको, आपका टैबलेट कोटिंग है या नैनो पार्टिकल फॉर्मुलेशन है, तो क्या होता है, ऐसे जब आप टैबलेट कोटिंग करते हो तो एडेशन होता है कोटिंग का, इन्फ्लुएंस एडेशन ऑफ कोटिंग। साथ ही साथ जो नैनो पार्टिकल फॉर्मेशन होता है, फॉर्मुलेशन है, वो स्टेबिलिटी और डिस्पर्जन को अफेक्ट करता है किसी भी नैनो पार्टिकल के।
ठीक है, ये हमारा हो गया। देन मेजरमेंट, हमने ये देखा था कि हम जो सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। हमने की कॉन्सेप्ट देखे थे ना ऊपर, वही की कॉन्सेप्ट यहाँ हम थोड़ा सा एलैबोरेशन में पढ़ रहे हैं, ब्रीफ में पढ़ रहे हैं कि कैसे होता है आपका सरफेस या इंटरफेशियल टेंशन जो मेजर होता है। एक तो कैपिलरी राइज मेथड है, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। ड्रॉप काउंट मेथड होता है, ड्रॉप वेट मेथड है, विल्हेल्मी प्लेट मेथड है, रिंग डिटैचमेंट मेथड है। तो वन बाय वन इनको देखेंगे हम। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी फॉर्मूला क्या लगेगा, देन एडवांटेज और लिमिटेशन क्या है। हमें सबकी जो ये सारे मेथड्स है ना, सबसे पहले तो उसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है ये। देन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है। देन थर्ड आपको ये देखने को मिलेगा इससे एडवांटेज क्या है, क्योंकि बिना एडवांटेज के, बिना किसी चीज़ से फ़ायदा मिले तो हम कुछ करते नहीं या पढ़ते नहीं। तो सेम एडवांटेज क्या है। देन कुछ लिमिटेशंस भी आ जाएंगी कि कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होगा, ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हर जगह प्रॉब्लम है। तो यहाँ लिमिटेशन। तो ये 4 चीज़ें इन मेथड्स में याद रख लेना कि हमें सबसे पहले अपना, अगर कभी भी आपके एग्जाम में आता है, पहले हमें प्रिंसिपल लिखना है, देन फॉर्मूला, देन एडवांटेज, लिमिटेशन, जैसे पूछा जाए एग्जाम में उस हिसाब से। अब कैपिलरी राइज मेथड है, तो इस मेथड में क्या होता है, हाइट चेक करते हैं। ठीक है, एक आपकी कैपिलरी ट्यूब होगी, कैपिलरी ट्यूब में आप क्या चेक करो, आपका जो लिक्विड है उसकी हाइट राइज अप होती है। ठीक है, वो किस तरीके से होती है, वो सरफेस टेंशन की वजह से होती है। हमारा जो सरफेस टेंशन है, एसटी मान के चलो, सरफेस टेंशन जो है वो लिक्विड को कैपिलरी ट्यूब में एक थोड़ा सा हाइट देता है या उसको थोड़ा सा ऊंचा करता है, वो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब लिक्विड इसलिए भी बढ़ता है या लिक्विड इसलिए भी ऊपर उठता है क्योंकि उसमें एडेसिव फोर्स है। एडेसिव फोर्स है आपके लिक्विड और कैपिलरी वॉल्स के बीच में, और जो बैलेंस रहता है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से। आपके जो ये कैपिलरी है ना, इस कैपिलरी के बीच में और लिक्विड के बीच में एक क्या रहता है, एडेसिव फोर्स है। उसकी वजह से हमारा जो लिक्विड है वो राइज अप होता है, थोड़ा बढ़ता है, उठता है। तो वो बैलेंस किस वजह से रहता है, सिर्फ हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी तो है तो उस फोर्स की वजह से सिर्फ रह जाता है। अब जैसे ये सरफेस टेंशन है आपका, तो आपको क्या पता है, हाइट ऑफ द लिक्विड कितना राइज हुआ, रेडियस क्या है आपकी कैपिलरी ट्यूब का, लिक्विड की डेंसिटी किस तरीके से है, देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, फिर ये आपका कॉन्टैक्ट एंगल क्या है। ठीक है, 2 cos थीटा, ये आपका कॉन्टैक्ट एंगल है। ये कैपिलरी राइज मेथड का फॉर्मूला है। अब आपका बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा महंगा नहीं है, बस आपको इसमें क्या करना है, क्लीन लिक्विड यूज़ करना है। क्लीन लिक्विड यूज़ करोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि कितना आपका लिक्विड राइज किया है, कितना थोड़ा सा चेंज आया है उसमें, वो देखने को मिलेगा। सॉरी, लिमिटेशन है। अब लिमिटेशन क्या होता है कि आपका जो कॉन्टैक्ट एंगल है, हमारा जो ये एंगल होता है ना, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है मेजर करने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, आंसर्स जो थोड़े से जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब आपका चलो यहाँ लिक्विड तो सही है, अब यहाँ पे विस्कस लिक्विड आप ले आए, अब विस्कस लिक्विड इसमें नहीं यूज़ कर सकते, या कोई भी कंटामिनेटेड लिक्विड को आप नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ यहाँ पे क्लीन लिक्विड यूज़ करोगे कैपिलरी ट्यूब में। देन आपका ड्रॉप काउंट मेथड है दूसरा, इसमें हम सरफेस टेंशन मेजर करते हैं बाय काउंटिंग ड्रॉप, द नंबर ऑफ ड्रॉप। अब आपका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम है लिक्विड का, उससे नंबर ऑफ ड्रॉप्स गिर रहे हैं तो आप उसको काउंट कर रहे हो। अब जब उसको काउंट करोगे तो उससे आप एक सरफेस टेंशन को मेजर कर सकते हो। यही है ड्रॉप काउंट, इसके ड्रॉप काउंट से ही समझ जाओ, ड्रॉप को काउंट करना है जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से गिरने वाला है, वही वहाँ हम मेजर करेंगे सरफेस टेंशन को, बस इतना है। अब लिक्विड जिसका ज़्यादा हाई सरफेस टेंशन होता है या बनता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कम और बट लार्ज ड्रॉप्स वहाँ कम होंगी। जैसे आपका कोई भी लिक्विड है, इस लिक्विड का क्या है, सरफेस टेंशन जो है वो हाई है, ज़्यादा है, तो उसकी जो ड्रॉप होगी एक तो बड़ी होगी और कम होगी, फ्यू होगी और कम आपकी बड़ी ड्रॉप होगी। तो इस तरीके से समझो, आपका सरफेस टेंशन है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपॉन नंबर ऑफ ड्रॉप्स,
तो ड्रॉप काउंट मेथड इजीली समझ आ गया कि मतलब ड्रॉप को काउंट करना है बस। एक थोड़ा सा है, जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा तो एक तो वो कम होगी और बड़े साइज में होगी ड्रॉप। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, सिंपल है, ज़्यादा इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे आपको। अब ड्रॉप फॉर्मेशन जो होता है थोड़े से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चेंज हो जाता है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। तो आपके जो अदर मेथड्स हैं उससे थोड़ा सा कम एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा ये आपको, ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट तो नहीं दे पाएगा बट स्टिल कि काम चल जाएगा, ऐसा है, काम चलाओ। अब ड्रॉप काउंट मेथड को ऐसा मान के चलो। अब ड्रॉप वेट मेथड है। अब क्या हुआ, आपको यहाँ पे वेट को देखना है, बेस्ड ऑन वेट आपका जो ड्रॉप डीअटैच होने वाला है कैपिलरी ट्यूब से, बस उसी को देखना है। और आपका सरफेस टेंशन बैलेंस होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से जब तक कि आपकी ड्रॉप डीअटैच नहीं हो जाती या आपकी ड्रॉप जो है वो अलग नहीं हो जाती कैपिलरी ट्यूब से। ठीक है, करेक्ट, समझ गए ये? बस यही चीज़ें इनके नाम में ही है। कैपिलरी राइज ट्यूब मतलब उसमें लिक्विड कैपिलरी में बढ़ने वाला है, ड्रॉप काउंट मतलब वहाँ पे हमें ड्रॉप को काउंट करना है। अब ड्रॉप वेट मेथड, हमें वेट लेना है ड्रॉप का जब वो कैपिलरी से डीअटैच होने वाला है। फॉर्मूला क्या है इसका, आपका मास ऑफ द ड्रॉप, देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, देन 2 पाई रेडियस। अब आपकी कैपिलरी का, जहाँ कैपिलरी आ जाती है कहीं ना कहीं कैपिलरी में आपको रेडियस की बात ज़रूर करने को मिलेगी, तो आप वो आँख बंद करके लिख देना। ठीक है, ये मास अपना आ गया है ड्रॉप वेट। अब सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन ही तो मेजर कर रहे हैं। अब एडवांटेज क्या है, ये थोड़ा सा प्रिसाइज है ड्रॉप वेट मेथड। ड्रॉप काउंट मेथड से आपको इंटरफेशियल टेंशन बढ़ने में ईजी हो जाएगा। इजी क्या, यूजफुल है। करेक्शन फैक्टर्स होते हैं जो नॉन स्फेरिकल ड्रॉप शेप्स होती है ना, उसके वजह से। अब देखो ड्रॉप भी अलग अलग शेप्स की आपको देखने को मिल जाएगी, तो उसकी वजह से एक थोड़ा सा लिमिटेशन आ जाएगा। अब एक्यूरेट मास मेजरमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेशन प्रोवाइड करेगा आपको। विलहेल्मी प्लेट मेथड। अब यहाँ प्लेट की बात हो रही है तो मतलब यहाँ प्लेट आएगी। आपका प्लेटिनम की एक थिन प्लेट होगी जो एक तरीके से आपके लिक्विड में या तो पार्शली सबमर्ज रहेगी, कुछ तो या तो डूबी रहेगी या ऊपर तैरती रहेगी, ऐसा समझो, सस्पेंड रहेगी, सस्पेंडेड है या पार्शली सबमर्ज है किसी लिक्विड में। फिर एक फोर्स एक्सर्ट होगा लिक्विड सरफेस पे या प्लेट पर, उसको मेजर करना है। ऐसा समझो आपकी एक बाल्टी है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है, वहाँ आपने एक प्लेट रख दी और उस प्लेट पे कहीं ना कहीं एक फोर्स आने वाला है और फिर वो क्या होगा, लिक्विड सरफेस टेंशन पे आएगा। उस प्लेट पे जो भी आएगा उसको मेजर कर लेंगे। ये आपका सरफेस टेंशन हो गया, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन हो जाएगा, और पेरीमीटर ऑफ द प्लेट कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड, ये आपके लिक्विड। बट ये ईजी, इसके इन सबके मेथड के नाम से ही हमको पता चल रहा है कि एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। ऑल्दो ठीक कह रहे हैं, ऑल्दो हमारे दिमाग के ऊपर की बात है, फालतू ही कह रहे हैं, बट स्टिल पढ़ना तो है ना, पास होना है, इसलिए पास तो यार देखो तुम हो जाओगे, नोट्स पढ़ोगे, पास की गारंटी तो है, तुम हो जाओगे। बस ये सोचो कि तुम्हें अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, तुम कैसे अच्छा स्कोर करोगे। वो कैसे करोगे, आप क्लासेस लो रोज, आप नोट्स उठा के पढ़ो डेली, वेबसाइट पर जाओ, रोज देखो। ठीक है, उससे क्या होगा, एटलीस्ट आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ यार ये चीज़ हमने पढ़ी है। कोई देखो नोट्स क्यों हम बोल रहे हैं, इसमें हमने स्पेशली इसको इसलिए डिज़ाइन किया है कि आपके सिलेबस वाइज कोई एक भी टॉपिक छूट ना जाए। कभी होता है ना, आप जब पढ़ते हो, क्लास नहीं गए, क्लास गए हो, तो क्या होता है कुछ टॉपिक छूट जाते हैं या जो उस दिन पढ़ाया होगा वो छूट जाएगा। तो इसलिए क्या है, आप उसको पढ़ो, इससे पढ़ोगे क्या होगा, कुछ भी नहीं आपका मिस होगा, सब आपके पास रहेगा और एग्जाम में इजी होगा। फिर क्या होगा, आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, 70, 80, 90% ला सकते हो, जितना भी आपकी एटलीस्ट आप पढ़ के जाओगे। याद रखना उसको, वहाँ पर कभी भूल जाओ कि अरे मैम ने तो कह दिया था कि हाँ पास हो जाएंगे। अरे पास तो तभी होगे जब पढ़ के जाओगे नोट से। ठीक है, अब एडवांटेज ये है कि एक्यूरेट और सूटेबल है डायनेमिक मेजरमेंट के लिए। आप सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन दोनों मेजर कर सकते हो। अब इसके लिए थोड़ा सा फोर्स मेजरमेंट प्रिसीजन में आना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ कंटामिनेंट्स हैं उसके लिए थोड़ा सेंसिटिव रहता है। अब रिंग डीअटैचमेंट है जिसे ड्यू नो रिंग मेथड भी बोलते हैं। अब रिंग है,
अब रिंग मेथड हो गया तो मतलब हमारी कोई ना कोई रिंग आने वाली है। ये प्लैटिनम रिंग है जो हमारे लिक्विड सरफेस पर रखी जाएगी, जिसको स्लोली पुल किया जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एक आप सोचो रिंग को अगर डालोगे लिक्विड में तो वो नीचे जाके बैठ जाती है ना, तो उसको हम धीरे 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 ऊपर निकालेंगे। तो जो फोर्स हमें उसको डिटैच करने में लग रहा है सरफेस से, बस उसको मेजर कर लेना है कि भाई कितना जोर दम लगाया आपने उसको अलग करने के लिए। ठीक है, बस वही ये हमारा रिंग डिटैचमेंट मेथड है। इसमें आपका सरफेस टेंशन है, फिर आपका कितनी फोर्स रिक्वायरमेंट हुई है मैक्सिमम डिटैचमेंट फोर्स के लिए, देन आपका 4 पाई रेडियस है, तो आपका रिंग का रेडियस क्या है वो देखने को मिलेगा। इसमें कैपिलरी का नहीं है, रिंग का रेडियस है। करेक्ट। एडवांटेज ये है सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन दोनों के लिए सूटेबल है, कंसिस्टेंट रिजल्ट देगा, बट इसके लिए आपको कैलिब्रेशन अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से कर पाओ। कुछ हाईली विस्कस लिक्विड होते हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है। अगर देखा जाए ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हाई विस्कस लिक्विड होते हैं ना, वो नहीं एक तरीके से बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर पाते हैं, या फिर वहाँ पे थोड़ा सा हमारा लिमिटेशन आ जाता है। अब स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट है। स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट, अभी जो हमने सारे की कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि हम स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट देख रहे हैं या फिर इसको याद करके चलो डिटर्जेंसी, तो ये सारी चीज़ों से क्या होगा, आपके एग्जाम में ये आएंगे तो आप लिख पाओगे। ठीक है, तो ये काफ़ी है। इस यूनिट से मोस्टली आपको क्या होगा कि जो देखने को मिलेगा क्वेश्चन में वो या तो शॉर्ट आंसर्स होंगे या वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे, यही लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आने वाला। तो ये थोड़ा सा आपके लिए एडवांटेज है। यूनिट 3 को आप प्रिपेयर कर सकते हो विद इन लाइक 30 मिनट्स और 45 मिनट्स, जितना भी आपका टाइम पीरियड है पढ़ने का, उसमें आप कवर कर लोगे इस यूनिट को। हमने जब एक थोड़ा सा इंट्रो देखा था उसमें स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट के बारे में था। अगर स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट आपका कोई भी लिक्विड है, आपका लिक्विड है, आप उसको किसी दूसरी चीज़ पर या दूसरे लिक्विड पे स्प्रेड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो से ये समझ आता है उसकी क्या एबिलिटी है एक लिक्विड की कि वो दूसरे पर स्प्रेड हो जाए। अगर आप सोच रहे हो कि यार इसका क्या करेंगे पढ़ के, इससे क्या होता है जब आप आगे जाके स्टडी करते हो, मास्टर्स में जाओगे, कोई फार्मास्यूटिक्स में जाना चाहता है, तो वहाँ पे आपको इसका यूज़ देखने को मिलेगा। आप जब टेस्ट करोगे या फिर आपकी स्टडी चलेगी तो वहाँ पे फार्मास्यूटिकल स्टडी में ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। ठीक है, आपका सरफेस टेंशन है सब लेयर लिक्विड का, फिर आपका क्या है, सरफेस टेंशन है स्प्रेडिंग लिक्विड का, ये तो आपका किसका है, सब लेयर का है, ये स्प्रेडिंग लिक्विड का है। देन ये YSL आपका इंटरफेशियल टेंशन आता है दो लिक्विड के बीच में। ठीक है, दो लिक्विड के बीच में जो होगा, इंटरप्रिटेशन ये होता है कि पॉजिटिव अगर एसएस है, स्प्रेडिंग अगर स्पॉन्टेनियसली, तो पॉजिटिव रिजल्ट है, और स्पॉन्टेनियस नहीं होगा स्प्रेडिंग तो नेगेटिव है। ठीक है, इससे इजीली आप स्प्रेड आउट कर पाते हो। स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट से पता चल जाएगा। टॉपिकल फॉर्मुलेशन, मोस्टली ना टॉपिकल फॉर्मुलेशन के जब ऑइंटमेंट्स आते हैं या क्रीम्स हैं, आप उसको उसके टाइम पे आपको स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट देखना पड़ता है, स्प्रेडेबिलिटी भी चेक करनी होती है। अब इमल्शन की स्टेबिलिटी भी आसानी से पता कर सकते हैं, कोटिंग प्रोसेस किस तरीके से अफेक्ट होने वाला है वो भी पता चल जाता है। एड्जॉर्प्शन एंड लिक्विड सरफेसेस, एड्जॉर्प्शन जो हमारे लिक्विड सरफेस पे है वहाँ पे क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपके जो दो फेजेस हैं उसकी बाउंड्रीज पे एक्यूमुलेशन होने लगता है मॉलिक्यूल्स का। एड्सोर्बेट्स देखिए वो ही एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सरफेस या इंटरफेशियल टेंशन होता है ना वो कम होने लगता है। ठीक है, ये हमारा एड्सॉर्प्शन है। मैकेनिज्म में जो सरफेस एक्टिविटी है वहाँ पे मॉलिक्यूल्स के साथ लाइक उसके मॉलिक्यूल में दोनों चीज़ होगी, हाइड्रोफिलिक भी है, हाइड्रोफोबिक रीजन भी है। वो एक तरीके से जब आपका इंटरफेस होगा ना वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सरफेस एक्टिविटी है। देन आपका गिब्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है। आइसोथर्म में ये होता है कि आप रिलेशनशिप एक्सप्लेन करते हो किसी भी सरफेस टेंशन और कंसंट्रेशन का। ठीक है, जो रिलेशनशिप है सरफेस टेंशन और कंसंट्रेशन का उसको एक्सप्लेन करोगे। आपका सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन है यहाँ पे, ये आपका गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड गैस कांस्टेंट। फिर आपका सरफेस टेंशन आ जाएगा ये।
अब देन सरफेस टेंशन के बाद ये लाइक कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है इसका, किसका, एड्सॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेसेस। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अफेक्ट होता है। हाई कंसंट्रेशन एड्सॉर्प्शन को बढ़ाता है जब तक कि सैचुरेशन तक ना पहुंच जाए। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जैसे एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा जल्दी एड्सॉर्ब हो जाते हैं। टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेज विद इन, देखो इसमें ना उल्टा प्रोसेस है। एक में होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो चीज़ अच्छी हो जाती है, बट यहाँ पे हमको अपोजिट वे में देखना है कि जैसे एड्सॉर्प्शन कम होगा तो मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो आप समझो वहाँ एड्सॉर्प्शन कम होगा। कैसे याद रखोगे, अगर कोई पूछे टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है तो एड्सॉर्प्शन क्या होगा, तो आप आंखें बंद करके बोलोगे एड्सॉर्प्शन कम होगा। अब एप्लीकेशन है इमल्शन स्टेबलाइजेशन, सर्फेक्टेंट्स जो है एड्सॉर्ब हो जाता है ऑयल वाटर इंटरफेस पे, फोम का फॉर्मेशन हो जाता है। ड्रग डिलीवरी जो है, ड्रग रिलीज पर अफेक्ट पड़ता है कैरियर के बेसिस पर देखा जाए तो यहाँ पे इसको एड्सॉर्प्शन का हम यूज़ करते हैं। सर्फेक्टेंट पे आते हैं। सर्फेक्टेंट में एक सर्फेक्टेंट है SLS, आपने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। अब सर्फेक्टेंट्स वो कंपाउंड होते हैं जो सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन को कम करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका एक एम्फीफिलिक नेचर होता है। आप ऐसे समझो कि आपका सर्फेक्टेंट है वो जो सरफेस टेंशन होने वाली है, इंटरफेशियल टेंशन है, वो बाय कंसंट्रेटिंग एट द इंटरफेस पे वो कम करता है क्योंकि उसका एम्फीफिलिक नेचर है। आपका एनायनिक सर्फेक्टेंट हो सकता है। अगर सर्फेक्टेंट का एग्जाम्पल याद रखना है तो SLS एक अच्छा एग्जाम्पल है उसका, सोडियम लॉरेल सल्फेट। अब जैसे कैटायनिक सर्फेक्टेंट है, नॉन आयनिक है, ज्विटर आयनिक सर्फेक्टेंट है। ये क्लासिफिकेशन है हमारे सर्फेक्टेंट्स की। अब कभी आ जाए कि इस वाटर सर्फेक्टेंट्स क्लासिफाई द सर्फेक्टेंट, तो आप लिख के आ सकते हो ना। एनायनिक सर्फेक्टेंट है, इसके नेगेटिव चार्ज होता है वाटर में। फंक्शनल ग्रुप आपको सल्फेट, सल्फोनेट, कार्बोक्सिलेट देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल वही जो मैंने आपको बताया था SLS है। आप मोस्टली कॉमनली इसको देखोगे शैम्पूज में जो झाग आते हैं, फोम बनता है ना, वो इसकी वजह से ही आता है, ठीक है। फोमिंग होता है, डिटर्जेंसी, ओरल टॉपिकल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं डर्ट और ऑयल को रिमूव करने के लिए। ये हमारा एनायनिक सर्फेक्टेंट है। हमारा एनायनिक सर्फेक्टेंट कोई पूछे तो क्या बताओगे, SLS। कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स भी है जिसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वाटर में, और क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप, आपको इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ तो सल्फेट है, SLS सल्फेट से पता चल गया सल्फेट है, यहाँ क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप होगा, जैसे आपका सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। हेयर कंडीशनर में यूज़ होता है, या आपके कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है तब यूज़ किया जाता है। ये हमारा कैटायनिक सर्फेक्टेंट। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, कंडीशन हैं हेयर एंड स्किन की, तो तब ज़्यादा यूज़ करते हैं। कंडीशनर, फैब्रिक सॉफ्टनर्स में यूज़ करते हैं। अब नॉन आयनिक, कैटायनिक और एनायनिक का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। अब वैसे ही नॉन आयनिक का न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। आपका पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल चेन इसका फंक्शनल ग्रुप है, और फॉर एग्जाम्पल आपके पॉलीसॉर्बेट। एक चीज़ मैं आपको यही बोलूँगी, आप एग्जाम्पल ज़रूर याद करके जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल। कभी कभी क्या होता है, वो लोग आपसे डेफिनेशन नहीं पूछते, एट द एंड जाके वो क्या पूछ लेते हैं, गिव 2 एग्जाम्पल, गिव 1 एग्जाम्पल। तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखने, इसलिए हमने एग्जाम्पल्स भी मेंशन किए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टेबल है, वेरिंग pH एंड इलेक्ट्रोलाइट कंडीशंस में। एप्लीकेशन आपको अगर देखना है तो एप्लीकेशन में इसको हम यूज़ कर सकते हैं नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट को क्रीम्स में, ऑइंटमेंट्स में, जो एक तरीके से सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ज्विटर आयन क्या होता है, ज्विटर आयनिक सर्फेक्टेंट ये तो हमें पता है दोनों होगा, पॉजिटिव भी होगा वहाँ पे, नेगेटिव भी होगा, ओवरऑल न्यूट्रल, ठीक है। अब क्वाटरनरी अमोनियम एंड कार्बोक्सिलेट ग्रुप रहेगा वहाँ पे, बीटाइंस करके जो हमारे किसमें होते हैं, माइल्ड शैम्पूज, बॉडी वॉशेस में देखने को मिलेगा। बेबी प्रोडक्ट या जिनकी स्किन सेंसिटिव स्किन होती है ना, उनमें थोड़ा सा क्लेंजर्स में यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे फॉर्म नहीं होता, लाइक आपको ऐसा नहीं मिलेगा झाग बन रहे हैं कुछ है, तो नॉर्मल ही रहता है। डर्मेटोलॉजिकल ज़्यादा यूज़ करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट ज्विटर आयन सर्फेक्टेंट्स को ही ऑलमोस्ट रेकमेंड करेंगे कि आपको प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं, वो सर्फेक्टेंट नहीं रेकमेंड करते, ठीक है। अब
क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन है जिसमें आपके सर्फेक्टेंट एक तरीके से मिसल फॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में। सर्फेक्टेंट है, मॉलिक्यूल्स हैं कोई सॉल्यूशन में, उनका एग्रीगेशन हो गया, इकट्ठे हो गए इस तरीके से। सॉल्युबलाइजेशन जो कैपेसिटी होती है उसमें इंक्रीज होती है सॉल्युबिलिटी, कोई भी हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है उसका, हम इसको यूज़ कर सकते हैं सर्फेक्टेंट को इमल्सिफिकेशन में, सॉल्युबलाइजेशन में, डिटर्जेंसी, वेटिंग एजेंट्स में, इसमें यूज़ करते हैं। देन आता है हमारा हाइड्रोफाइल एंड लाइपोफाइल बैलेंस स्केल। ये इम्पॉर्टेंट है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये थोड़ा सा पढ़ के जाना, अच्छे से पढ़ के, मतलब एज सच कि इसको छोड़ के मत जाना, एक बार ऊपर से ही भले देखोगे बट स्टिल देख कर जाना। इस स्केल के बेसिस पर आप ये बताते हो जो आपका सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोफिलिक आएगा या लाइपोफिलिक आएगा। एक तरीके से ये इंडिकेट करता है बैलेंस बिटवीन हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक पोर्शन ऑफ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल। और ये जो स्केल स्टार्ट होता है 0 to 20 तक जाता है। अब इस बेसिस पर हम इसका स्केल ज़रूर याद कर लेना। ये तो चलो पता चल गया, ये हाइड्रोफाइल और लाइपोफाइल के बारे में बता रहा है, तो ये इसका स्केल होता है 0 to 20। तो 0 अगर आप देखो एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स के लिए है, या हाइड्रोफोबिक है, ऑयल सॉल्युबल है, देन वाटर डिस्पर्सिबल है, देन हाइड्रोफिलिक वाटर सॉल्युबल है। तो यही चीज़ हमको ध्यान रखनी है, किस किस पॉइंट पर कितनी कितनी रेंज के बेसिस पर ये हमारा स्केल जो है वो वर्क करता है। तो स्केल की जो रेंज है आप वो याद कर लेना अच्छे से। और देन नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट के लिए फॉर्मूला भी है जो हमें पता होना चाहिए, HLB = 20 × M हाइड्रोफिलिक M टोटल। तो मतलब जो मॉलिक्यूलर मास है हमारे हाइड्रोफिलिक पोर्शन का अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सर्फेक्टेंट, ये है इसका हमारे नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट का फॉर्मूला। आप इसको इमल्शन टाइप डिटर्मिनेशन करते हो जिसमें ऑयल इन वाटर इमल्शन है या वाटर इन ऑयल इमल्शन है। फिर देन आपकी फॉर्मुलेशन ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पे, सॉल्युबलाइजर और डिटर्जेंट्स के टाइम पे, तो आपको क्या होता है कुछ मेंटेन करके रखना पड़ता है। आपका जो सर्फेक्टेंट है वो किस रेंज में आना चाहिए, आपका जो HLB वैल्यू है वो 8 to 18 में आना चाहिए अगर ऑयल इन वाटर है, और वाटर इन ऑयल इमल्शन है तो आपकी HLB वैल्यू 3 to 6 में आनी चाहिए। ठीक है। अब ब्लेंडिंग सर्फेक्टेंट्स होते हैं, आपको एक ब्लेंड करके एक डिजायर्ड HLB वैल्यू लेकर आनी है। तो उसमें क्या होगा, आप वेट ऑफ फ्रैक्शन देखोगे सर्फेक्टेंट का, वो पुट करोगे मल्टीप्लाई करके, आपके पास ब्लेंड HLB वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये था HLB स्केल, इसको याद कर लेना, बहुत ईजी है। अब आपका सॉल्युबलाइजेशन है। सॉल्युबलाइजेशन में क्या होता है, आपका एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का यहाँ सर्फेक्टेंट थोड़ा सा मेजर रोल प्ले कर रहा है, तो ऐसा समझो सर्फेक्टेंट की मदद से हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो एक स्टेबल आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन बना रहा है। ठीक है, थर्मोडाइनमिकली अगर देखा जाए वो स्टेबल सॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है बस सर्फेक्टेंट की हेल्प से। ठीक है, सॉल्युबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग अ सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट विद द एड ऑफ सर्फेक्टेंट। ठीक है, ये समझ आ गया। अब मैकेनिज्म मिसलर सॉल्युबलाइजेशन होता है जिसमें हमारा हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट मॉलिक्यूल है उसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ मिसल के साथ करके, हेल्प आउट करके, एक दूसरे के साथ होता है ना, आपका कोई हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन है उसमें आपको सॉल्वेंट है, वहां पे आपको हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट जो है उसमें मिक्स करना है, डिसॉल्व करना है, बट वो नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, वहां पे मिसलर सॉल्युबलाइजेशन मेथड को यूज करके, मिसल्स को यूज करके हम उसको सॉल्युबलाइज करते हैं। फेज बिहेवियर है, सर्फेक्टेंट्स अबव द CMC फैसिलिटेट सॉल्युबलाइजेशन, उसमें एक तरीके से सॉल्युबलाइजेशन देखने को मिलता है। देन आपके कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से सॉल्युबलाइजेशन नहीं हो पाता। एक तो आपके सर्फेक्टेंट का स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा सर्फेक्टेंट का टेम्परेचर के बेसिस पर भी सॉल्युबलाइजेशन एफिकेसी या एफिशिएंसी अफेक्ट होती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। साथ ही साथ pH और आयनिक स्ट्रेंथ क्या है वो अफेक्ट करता है। आयनाइजेबल सर्फेक्टेंट्स हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, सॉल्यूट्स अफेक्ट होते हैं। आपको इसको यूज़ करना है सॉल्युबलाइजेशन मेथड को जिसमें हम सर्फेक्टेंट्स यूज़ करते हैं। देन आपको ड्रग फॉर्मुलेशन है, आपकी कोई भी ऐसी, वही चीज़ बोला ना जो हमारा, जैसे सोचो सॉल्यूट सॉल्युबल नहीं है या फिर डिसॉल्व नहीं हो सकता सॉल्वेंट में, तो उसमें ड्रग फॉर्मुलेशन में सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, बायो
अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या होता है, हम इसको सॉल्युबलाइजेशन मेथड को यूज़ करते हैं। कुछ कंट्रोल्ड रिलीज हैं, देन आपकी एनालिटिक टेक्निक्स हैं, तब हम इसको एज सच यूज़ करते हैं। ठीक है, डिटर्जेंसी की बात करते हैं। डिटर्जेंसी हमारा एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें हम सर्फेक्टेंट यूज़ करके किसी डर्ट को रिमूव करते हैं। डिटर्जेंट का काम क्या होता है, उसमें सर्फेक्टेंट डाला होता है। सर्फेक्टेंट किसी सरफेस को सफाई करता है, क्लीन करता है। क्लीन कैसे करता है, जो उस पर डर्ट है, ऑयल है या कोई भी कंटामिनेंट है उसको रिमूव करके। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। डिटर्जेंसी का मतलब है कि हमारा सर्फेक्टेंट क्लीन कर रहा है सरफेस को, जो एक्स्ट्रा पार्टिकल कंटामिनेंट्स हैं उनको हटाकर। वेटिंग, इमल्सिफिकेशन, डिस्पर्जन, इस मैकेनिज्म पे वर्क करता है डिटर्जेंट। सबसे पहले सर्फेक्टेंट लॉस कम करता है सरफेस टेंशन को, जिससे कि हमारा जो क्लीनिंग सॉल्यूशन है वो स्प्रेड आउट हो सके। ठीक है, फैलना भी तो चाहिए जहाँ जहाँ उसको जाना है। फिर उसके बाद हमारा जो ऑयल्स और ग्रीसेस होते हैं वो इमल्सिफाइड हो जाते हैं या सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, वो अलग हो गए। फिर डिस्पर्जन के टाइम पे जो पर्टिकुलर सॉइल्स हैं या डिस्पर्ज हैं उनको प्रिवेंट करता है कि वो डिपॉजिट ना हो। ऐसा तो चलो ठीक है, वो अलग हो गए, क्लीन हो गए, बट क्या हो गया, फिर से डिपॉजिट हो गए तो सरफेस पे, तो क्या ही फ़ायदा हुआ। तो ये मैकेनिज्म है हमारा डिटर्जेंसी का। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं डिटर्जेंसी के। अगर आपका सर्फेक्टेंट कंसंट्रेशन है तो वो भी क्या, मस्ट बी अबव द CMC। टेम्परेचर उसका ज़्यादा होना चाहिए। एजिटेशन से सॉइल रिमूवल हेल्प करने में हेल्प मिलती है। वो होता है ना कि आप डिटर्जेंसी में होता है ब्रश यूज़ करते हो, साफ़ करते हो ना, तो वही एजिटेशन है। मैकेनिकल एक्शन की ज़रूरत है। वाटर हार्डनेस ज़रूरी है, क्योंकि अगर वाटर में प्रेजेंस कैल्शियम और मैग्नीशियम की नहीं होती तो एक तरीके से क्या होता है, अगर प्रेजेंस होती है तो क्या होता है, उसका इफेक्टिवनेस या इफेक्ट कम हो जाता है। एप्लीकेशन में क्लीनिंग पर्पस के लिए, पर्सनल केयर प्रोडक्ट के लिए, लेबोरेटरी ग्लासवेयर के लिए, वही है कि डिटर्जेंसी, आप डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हो क्लीनिंग पर्पस और इन सब चीज़ों के लिए। करेक्ट। अब एड्जॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेसेस। अब आपके सॉलिड इंटरफेसेस की अगर बात करें तो जो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं फ्रॉम अ लिक्विड और गैस ऑन टू अ सॉलिड सरफेस। हमने क्या देखा था, सॉलिड सरफेस है आपके, लिक्विड सॉलिड इंटरफेस पे अगर कोई भी मॉलिक्यूल का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो वो चीज़ हम इसमें देखते हैं कि एड्जॉर्प्शन हो रहा है या नहीं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन है जिसे फिजियोप्शन बोलते हैं, केमिकल एड्जॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन बोलते हैं। अब फिजिकल एड्जॉर्प्शन में हमारा फोर्स जो है वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस रहता है, थोड़ा इसमें वीक देखने को मिलेगा आपको। इसमें रिवर्सिबल है ये कैरेक्टरिस्टिक्स। लो टेम्परेचर पे हीट कम हो सकती है, मल्टी लेयर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस, एग्जाम्पल नाइट्रोजन ऑन चारकोल, गैसेस का एड्जॉर्प्शन हो जाता है जैसे चारकोल पे, तो आपका क्या हो गया, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। अब केमिकल एड्जॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स देखने को मिलेगा, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल है हमारा। देन आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हाई टेम्परेचर पर आपको केमिकल एड्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। मोनो लेयर बनाता है एज अ बॉन्ड, स्पेसिफाइड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मेटल सरफेस पे, तो ये वहाँ पे आप क्या देखोगे, केमिकल एड्जॉर्प्शन। कुछ फैक्टर्स जो हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा एक तरीके से हायर एरिया होगा तो उस हिसाब से एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी बढ़ती है। पोर साइज कितना है उससे अफेक्ट होता है एसेसिबिलिटी की, कितना एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल है वो एसेसिबल है या नहीं। टेम्परेचर, प्रेशर जो है वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन को कम करता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, और केमिसॉर्प्शन में वो इंक्रीज होता है। ठीक है, दोनों का थोड़ा अलग अलग है। एप्लीकेशन में कंट्रोल्ड रिलीज है, कैटालिसिस है और आपकी क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, ये सारी चीज़ों जगह हम इसको एज एड्जॉर्प्शन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस क्लास में हमें यही पढ़ना था, सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिनन्स जो हमने पढ़े थे। की कॉन्सेप्ट को याद कर लेना। पहली चीज़ इस यूनिट में क्या है, आपके अगर की कॉन्सेप्ट याद है तो आपको पता है कि आगे हम एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं। उसी से हम क्या पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हमने थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ा, वो एक तरीके से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, तो इजीली ये यूनिट आपकी कवर हो जाएगी। ओके, राइट। ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।